हेलो। हेलो सर, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सीट का डिस्कशन करना था शायद। यस सर। यस सर। जी सर। सर्कुलर मोशन निकालें जरा सीट। सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यस सर। सेकंड सैंड स्पीड ऑफ एंड पॉइंट की रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सर्कल में घूमेगी वो। सेकंड सैंड जो होती है वो कितने टाइम में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है? हम्म? कि भाई 60 सेकंड में सर। 60 सेकेंड्स। तो स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो v इक्वल टू आर ओमेगा से v ढूंढ लिया जाएगा। v r तो पता ही है, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी है 60 सेकेंड्स। ठीक है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। r दे रखा है 6 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये तो हो जाएगी स्पीड। और यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर पोजीशंस ये होगी ए से बी। तो सेकंड पार्ट के लिए v इनिशियल होगा v जे कैप और v फाइनल होगा माइनस v आई कैप। तो डेल्टा v वेक्टर v फाइनल माइनस v इनिशियल हो जाएगा माइनस v आई कैप और माइनस v जे कैप। तो जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2v। और v तो आ ही चुका है यहाँ से। सेकंड वाली जो सुई होती है वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी 60 सेकेंड्स में। तो उसका टाइम पीरियड पता रहता है। ठीक है। यस सर। सेक्शन बी B1 B2 B3 B4 यस सर। कांस्टेंट स्पीड है। तो पहला वाला जो पाथ है उसमें तो रेडियस फिक्स है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेडियस v² बाई r। तो पहले वाले ए पार्ट में एक्सलेशन जो होगा v²/r कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में। और बी में v²/r। ध्यान से देखें तो स्पीड तो कांस्टेंट दी है लेकिन रेडियस बढ़ती जा रही है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो रेडियस बढ़ेगी तो ए डिक्रीज है। ठीक है। magnitude of acceleration a is constant and in b decreasing। रेडियस बढ़ती जा रही है बी में।
बी वाले डायग्राम में। सेक्शन C1, C2, C3, C4, सेक्शन D1, D2, सेक्शन E1, E2, E3, E4, यस सर। E4 कौन पूछ रहा है भाई? E4 सर उसमें पूछने वाला आंसर, तो सर आंसर में आपने क्या जो हो गया? हाँ। सर उसके हिसाब से आप ऑप्शन हम्म 3 होना। अच्छा अच्छा, उसमें आ जाओ उसमें। बी पॉइंट मतलब हमने जो डायग्राम में बी पॉइंट जो बनाया था वो बी पॉइंट रट लिया कि बी पे हमेशा ऐसा ही होगा। थोड़ा तो नो, होश में रहा करो यार। आंसर रटते हो क्या? नहीं नहीं हद हो रही है यार। बी पॉइंट हमने डायग्राम बनाया होगा तो वो नीचे वाला पॉइंट ले लिया होगा। नीचे वाले पॉइंट का क्या लेना देना है? ये तो यार बदमाशी है। इसको तो साफ नालायकी कहेंगे और कुछ नहीं। ये सवाल अगर पूछा जा रहा है इसका मतलब एक्सट्रीम लेवल की नालायकी हो रही है। अगर ये सवाल कराते फिरोगे मुझसे तो फिर तो हो गया उद्धार। मैंने बी पॉइंट इसे ले लिया होगा सवाल में कहीं, तो अब वही रट लिया कि बी पे सबसे ज्यादा होगा। सर वो गलत आंसर आ रहा था। क्यों आएगा गलत आंसर? क्लास में कराए हुए सवाल का आंसर गलत कैसे आ सकता है? RA NA आएगा mg माइनस mv² RA। NB क्या आएगा? mg माइनस mv²RB। RA और RB में से कौन सा ज्यादा दिया है सवाल में? आर एस। RA ज्यादा है तो ये चीज कम होगी। माइनस होने वाली चीज कम है तो यहाँ माइनस होने वाली चीज ज्यादा है। ये पूरा सवाल कराया होगा। मैंने बस इतनी गलती कर दी होगी कि इसे बी कह दिया होगा, इसे सी कह दिया होगा। यस सर। तो ए और सी का सवाल बना दिया ये बस। समस्या ये नहीं कि सवाल पूछा जा रहा है, समस्या ये कि सवाल कौन सा पूछा जा रहा है। इससे शक होता है कि किस तरीके से सवाल अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, नोट्स कैसे पढ़े जा रहे हैं। क्या ये आंसर नहीं दिया ऑप्शन में? अगर ये नहीं दिया तो उसे यही है काट सर। के सही कर लो।
सेक्शन F1, F2, F3, F4, F4. F4. The train A runs from east to west and another same mass runs from west to east. ठीक है, सेम स्पीड अलोंग इक्वेटर। तो अर्थ का डायग्राम अगर बनाएं, इसमें देखो जब रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट भी बताया जाएगा, तो वो थोड़ा वो कंसीडर करना पड़ेगा। अपनी अर्थ इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है, मतलब ओमेगा। ये ईस्ट वेस्ट ऐसे घूम रही है अर्थ ही, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये साइंस होता है अर्थ के घूमने का, ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो अर्थ के घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, ये पता होता है हमें, 2 पाई/24 आवर, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर हो जाता है। अब इस पे जो दो ट्रेन चल रही हैं, एक वेस्ट टू ईस्ट और एक ईस्ट टू वेस्ट, यानी एक ट्रेन तो अर्थ का जो घूमने का सेंस है उसी में चल रही है और एक दूसरी चल रही है उसके अपोजिट। ठीक है, तो जो ट्रेन, Yes, sir. हाँ, जैसे ए वाली जो ट्रेन है ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, ए वाली ट्रेन ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ऐसा लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी इसके अपोजिट जी। चल रही है वो। ठीक है, तो जैसे इसका ओमेगा ऐसे है और ए वाली ट्रेन का अपोजिट है, तो जब अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं तो रिलेटिव ओमेगा अगर मैं पूछूं ए वाली ट्रेन के लिए, ओमेगा रिलेटिव, यानी एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक उसके अपोजिट उधर से आ रहा है, तो V1+V2 होता था कि नहीं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ऐसी जो बी वाली ट्रेन है, बी वाली ट्रेन चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी अर्थ के रोटेशन के उसी सेंस में, तो उसका ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ को रेस्ट पे करके देखेंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मैं अगर ट्रेन का एफबीडी बनाऊंगा, आप इमेजिन करो अर्थ पे कोई बॉडी रखी हुई है ना, तो उसका एफबीडी बनाए, तो mg तो लगेगा अंदर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, नॉर्मल बाहर की तरफ। तो ट्रेन को ऐसे, अर्थ पे कोई भी बॉडी चल रही है या ट्रेन ही चल रही है, तो अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी मान सकते हैं। तो अर्थ का जो पाथ है, हाँ, उसका ट्रेन का जो पाथ है, क्या मैं इसे सर्कुलर मान सकता हूँ। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो अगर उसे सर्कुलर माने तो ध्यान देना जरा, ट्रेन का मास है मान लो m, और सेंटर की तरफ अंदर mg और बाहर की तरफ नॉर्मल, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ n g माइनस n इज इक्वल टू MV square by R. M omega naught square. r ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. तो बस अब तो ये नॉर्मल अपन ढूंढ लेंगे, इसको इधर ले जाएं, उसको उधर।
mg माइनस mr ओमेगा रिलेटिव को स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मल कंपेयर करवाएं, किसका नॉर्मल ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो ओमेगा रिलेटिव के हिसाब से देख लेंगे कौन सा कम ज्यादा है। F5 सेकेंड पार्ट सेक्शन सर ए। इसमें F8 है सर। F8 सर। नहीं है इसमें, F5 तक ही है। जो सीट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें F5 तक है। सर इसके पास पुरानी सीट है। हम्म, एडवांस वाली सर वो। हाँ, तो वो लोग अलग से पूछ लेना डाउट, जब अपन मिलेंगे पूछेंगे तब पूछ लेना। ओके सर। सेकंड पार्ट सेक्शन A1 A2 A3 Yes, sir. A particle moves along a circle of radius with constant tangential acceleration if the speed of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution। दो चक्कर के बाद, तो दो चक्कर के बाद उसकी स्पीड दे दी है। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या रहा होगा ये पूछा गया है। रेडियस की जानकारी है क्या? रेडियस की जानकारी है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा से हम ओमेगा ढूंढ लेंगे जो फाइनल वाला हो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v दिया है 80, r दिया है 20/पाई इंटू ओमेगा। ओमेगा आ जाएगा अपना 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा नॉट दिया है 0, थीटा दिया है शायद 4 पाई। दो चक्कर के बाद दो राउंड हो जाएंगे तो थीटा 4 पाई हो ही जाएगा। ठीक है, Yes, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा है अपना 4 पाई, तो स्क्वायर करेंगे 16 पाई स्क्वायर 0 प्लस 2 अल्फा, और थीटा है अपना 4 पाई। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई आ जाएगा ये, तो अल्फा 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें अल्फा नहीं पूछा, हमें पूछा है 80। तो हम जानते हैं 80 इज इक्वल टू आर अल्फा। आर दिया है ये 20/पाई और इंटू अल्फा आ गया अपना 2 पाई। तो पाई से पाई 40 आ रहा है शायद मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, yes, sir. सेक्शन B1 B2 सेक्शन C1
C2, C3, C4, सेक्शन D, D1, एक ही सवाल है। सेक्शन E, E1, E2, E3, क्या हुआ, नहीं किए क्या सवाल? हो गए। हो गए सर। ठीक है। सेक्शन F, F1, F2, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 भी बोला था। 1 ही बोला था, 2 नहीं की, 2 कर लेना। जी सर। अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे एक्सरसाइज 2। ठीक है। यस सर। यस सर। नोट्स निकाल। ठीक है, क्लास नोट्स निकालो। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं अपन, तो कहाँ तक पहुंच गए? यूनिफॉर्म सबसे हार्ड पहले डिस्क, हैं? डिस्क हार्ड डिस्क, यूनिफॉर्म हार्ड डिस्क। अच्छा, यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। यूनिफॉर्म हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास 2r upon फॉर्मूला, 3. हाँ ये लास्ट चल रहा था अपने, यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। तो सबसे पहले तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसी लाइन पे होगा, यहाँ से सेंटर से, ये सेंटर है डिस्क का, इस लाइन पे यहाँ कहीं पाया जाएगा सेंटर ऑफ मास, और सेंटर से डिस्टेंस आ रही थी 4r/3π। ठीक है। तो अब जैसे हमने अपनी सुविधा के लिए इसे एक्स एक्सिस बना दिया, इसे वाई बना दिया, तो वाई सी एम कैलकुलेट किया था, लेकिन अब जनरलाइज करके इसको रटेंगे। डिस्क कैसे भी रखी हो, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रख दी जाए भले, तो भी ऐसे रटेंगे इसे कि लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे सबसे पहले। इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा, यहाँ से सेंटर से 4r/3π। ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती डायग्राम में, लेकिन हमें ये रिजल्ट ऐसे रटना है। डिस्क के हाफ डिस्क का जहाँ सेंटर है वहां से 4r/3π डिस्टेंस पे इधर डिस्क की तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री। रिंग का भी हमने ऐसे ही रटा था, रिंग की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उस पर 2r/π डिस्टेंस, और इसका होगा 4r/3π। ये सारे रिजल्ट रटने होंगे हम। तो कुछ और फॉर्मूले लिख लेते हैं, देखो। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन hollow हेमीस्फीयर
हेमिस्फीयर यानी थिन हॉलो स्फीयर है, उसको आधा कर दिया गया, थिन हॉलो हेमिस्फीयर। अगर स्फीयर कंप्लीट होगा तो हमें पता ही है उसके सेंटर पे ही होगा उसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन अगर उसे आधा कर दिया जाए ऐसी स्थिति, हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल डायग्राम बना है, ठीक है। नीचे वाला जो आधा पोर्शन है वो हटा दिया गया है। ये इसका सेंटर है, एम मास और आर रेडियस का ये थिन हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो अंदर से खाली है ये। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो, ये सेंटर से पास होने वाली वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे ऐसे, ये तो सेंटर इसका है, आर इसकी रेडियस है ये। अब इसी लाइन पे आएगा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास। इसी लाइन पे क्यों आएगा, देखो ये सिंपल ऐसे समझना, ये जो हेमिस्फीयर है अंदर से खाली तो ये है ही, इसको अगर मैं ये जो सिमेट्री वाली लाइन है इसके अलावा ऐसे कट लगाता आ जाऊं इसमें, तो ये देखो इसमें बहुत सारी रिंग बाहर आएंगी कि नहीं कट के। यस सर। तो हम इसे बहुत सारी रिंग से मिलके बनाओ, कंप्लीट रिंग होंगी, सबसे बड़ी तो नीचे वाली होगी आर रेडियस, फिर ऊपर चलते जाएंगे छोटी 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 होती जाएंगी, सबसे छोटी रिंग यहाँ होगी लगभग 0 रेडियस। तो जितनी भी कंप्लीट रिंग है उन सबका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा, क्योंकि वो कंप्लीट रिंग होंगी, उनके सेंटर यही होंगे। तो उन सारी रिंग्स को मिला के रख दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आना है, ठीक है। तो तरीका यस तो सर। देखो इसका वही होता है, इस पे रिंग ली जाएगी, एलिमेंट, डीएम, मास, तो वो सब कुछ करके इंटीग्रेशन कर कर आके जो आंसर आता है वो है अपने काम का। देखो वो लिखते हैं यहाँ से सेंटर से इसी लाइन पे इधर की तरफ, यहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, और ये जैसे रिंग, डिस्क, हाफ डिस्क और इसके लिए आया था आंसर, ऐसे इसके लिए होता है r/2, ये रटना है। थिन हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री पे r/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। कैसे आता है ये पूरा प्रोसेस है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रिजल्ट ज्यादा काम के हैं, वो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना रिंग और डिस्क से आपको सिखाई दिया, उतना बहुत है। लेकिन अब इसके लिए आगे जो और रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हम डायरेक्ट याद करेंगे रिजल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, अगर ये सॉलिड बना दिया जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो कहाँ होगा। कंप्लीट अगर ये होता तो इसके सेंटर पे हो जाता, लेकिन ये आधा ही है और सॉलिड है ये, अब ऐसे बना देंगे सॉलिड को। 3r/8। हाँ, तो इसके सेंटर से इसी लाइन पे, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये तो सेंटर है, आर इसकी रेडियस है और सॉलिड है ये अब, तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा, जो यहाँ से इसके सेंटर से 3r/8, किसी ने बताया भी था अभी, उसको याद होगा, सबको याद करना है, 3r/8 डिस्टेंस। सारे फॉर्मूले की तरह रट रहे हैं ये, हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हेमिस्फीयर, हॉलो के लिए ऐसा होगा, सॉलिड के लिए ऐसा होगा, ठीक है। इनको डायग्राम यस बना सर। के फटाफट फटाफट लिखते जाओ। नेक्स्ट होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन हॉलो कोन, कॉनिकल बॉडी बना दी जाए, हॉलो कोन अंदर खाली है, उसका सेंटर h/3। ऑफ मास, हॉलो कोन अगर बनाए तो ऐसा बनेगा, ये रहा।
हॉलो कौन है। यहाँ पे इसका सेंटर होगा ये वर्टेक्स। तो सबसे पहले तो वही लाइन बनाएंगे जिसे अपन लाइन ऑफ सिमेट्री नाम देते हैं। ये रही, ये लाइन होगी, और इसके बेस की रेडियस r है, और इस कोन की ये पूरी हाइट टोटल ये पता है हमें h हाइट का कोन है, ये हॉलो कोन है ये। ठीक है। जी तो सर। इसका जो सेंटर मास होगा तो इसके बेस से यहाँ से, ये सेंटर है इसका बेस का, तो यहाँ कहीं पाया जाएगा, और ये डिस्टेंस रहेगी h/3, यानी ये पूरी तो h है यहाँ से यहाँ तक। तो इधर से बेस से h/3, तो इधर से भी ढूंढ सकते हो आप, 2h/3। ये हो जाएगा 2h/3। ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स है वहां से 2h/3 पे होगा सेंटर मास, और जो बेस है वहां से h/3। अब देखो ये जो पूरी हाइट ये तो h है, अगर आप इसे देखें तो ये जो वर्टेक्स ये जो कोन है, ये बताइए वर्टेक्स की तरह हैवी होगा या बेस की तरफ हैवी होगा। बेस की बेस बेस की की तरफ तरफ। हैवी होगा, तो इसलिए सेंटर मास देखो बेस की तरफ है थोड़ा, इधर से डिस्टेंस कम है उधर से ज्यादा है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। ठीक है, उससे थोड़ा नीचे है इधर। ये याद करने का एक तरीका हो सकता है, इधर से h/3 उधर से 2h/3, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इधर से भी या उधर से। टोटल ये h है यहाँ से लेके वहां तक। ये हॉलो कौन के लिए हो, अगर ये सॉलिड हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, अगर ये सॉलिड होगा तो देखो ऐसे, ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी। सॉलिड को ऐसे बना देंगे, शेडेड पोर्शन ये सॉलिड हो गया, सेंटर इसका ये है C, तो होगा तो इसी लाइन पे, लेकिन अब ये वैल्यू बदल जाएगी। ये पूरी हाइट h है, तो अब बेस की तरफ से होगा ये h/4, तो इधर से ये कितना बचेगा 3h/4। 3h/4, ऐसे ही रटा जाएगा। बेस की तरफ से h/4, तो वर्टेक्स की तरफ से 3h/4। ये रटे होने चाहिए सारे रिजल्ट्स। कुछ तो बड़ी सिमेट्रिक बॉडी थी, उनके तो हमने डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही लिख लिए थे। फिर ये भी कुछ खास खास बॉडीज हैं जिनकी हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। हाफ रिंग का 2r/पाई, हाफ डिस्क का 4r/3 पाई, और हेमीस्फीयर अगर हॉलो है तो r/2, सॉलिड है तो 3r/8, कोन अगर हॉलो है तो बेस की तरफ से h/3, सॉलिड है तो बेस की तरफ से h/4। h इसकी टोटल हाइट रहेगी। ये फॉर्मूले देखो किस तरीके से काम आएंगे, वो अपन इस एग्जांपल से देख। ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट कहेंगे इसे। ये स्क्वायर प्लेट है और यूनिफॉर्म है, तो बता सकते हैं इसका सेंटर मास कहाँ होगा, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट का इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर पे। डायगोनल्स है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये सेंटर।
ठीक है। यस अब देखो Yes, इससे हम एक और बॉडी कनेक्ट कर रहे हैं। ये है एक हाफ डिस्क, हाफ डिस्क कनेक्ट कर दी इस वाली साइड से। यानी हाफ डिस्क की रेडियस अगर आर है तो देखो इस स्क्वायर प्लेट की साइड लेंथ 2r हो जाएगी कि नहीं। देखो yes, sir. अब ये स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हो गया है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना है। तो देखो सवाल, फाइंड COM ऑफ गिवन सिस्टम, फाइंड COM ऑफ गिवन सिस्टम। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, देखो एक तो बिना कैलकुलेशन का सवाल आपसे ये बन सकता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो क्या? ये ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी? नो सर, No, sir. वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल होगी। But यही लाइन होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस सिस्टम का सेंटर मास जहां भी होगा तो इसी लाइन पे होगा। इतना तो हम बिना कैलकुलेशन के ही बता सकते हैं। ठीक है, इसी लाइन पे आना है। yes, sir. तो देखो मैं इस पूरे सिस्टम को दो पार्टिकल्स का सिस्टम मानूंगा। एक तो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका मास इसके सेंटर मास पे रखा होगा, या m1 मान लो। एक पार्टिकल तो ये हो गया, ये डिस्टेंस r होगी, ये भी r होगी। और एक पार्टिकल देखो इसे मानेंगे हम डिस्क को, तो डिस्क का जो मास होगा m2 वो इसके सेंटर मास पे रखा होगा। और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होता है याद है? 4r/3। 4 R by 3. नहीं, 4r/3 4r/3 हाफ डिस्क के लिए। और ये होता है, ये तो r ही होगा, ये तो सेंटर है इसका। तो अब देखो ये दो पार्टिकल का सिस्टम बन गया, एक m1 और एक m2। अब इन दोनों पार्टिकल का सेंटर मास m1 m2 को मिलाने वाली ये जो लाइन है इस पे होगा कहीं। इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा r प्लस 4r/3 ये पूरा। अब ये m1 m2 अगर बराबर हो जाएंगे तो इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। या m1 ज्यादा हुआ तो m1 की तरफ होगा, m2 ज्यादा होता है तो कहाँ होगा वो अब हम ढूंढ सकते हैं दो पार्टिकल के सिस्टम से। ठीक है, तो उसके लिए हमें Yes, m1 sir. m2 चाहिए। या तो इन दोनों के मास दिए होंगे, स्क्वायर प्लेट का मास इतना है ना, हाफ डिस्क का मास इतना है। तो अगर इनके मास दे दिए तो फिर डायरेक्ट m1 m2 की वैल्यू हमें पता है। लेकिन अगर नहीं दिए तो ये मास ढूंढने पड़ेंगे। देखो हमें कैसे, जैसे ये स्क्वायर प्लेट है और ये हाफ डिस्क, और हमसे कह दिया जाएगा कि ये सेम मटेरियल से बनी हुई है। सेम मटेरियल से बनी हुई है मतलब इनकी डेंसिटी एक जैसी है, सिग्मा। सिग्मा डेंसिटी होगी या सरफेस वाली डेंसिटी, है ना। Yes, sir. तो अगर मास दे दिए हैं ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिए और ऐसा मेंशन है कि भाई दोनों की डेंसिटी एक जैसी है या दोनों सेम मटेरियल की है, तो ये m1 m2 ढूंढ के लाएंगे हम। देखो कैसे m1 कैसे ढूंढ के लाऊंगा मैं, सिग्मा तो इसकी सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, 4 सिग्मा r स्क्वायर। ऐसे ही m2 ढूंढ के लाऊंगा मैं, सिग्मा इंटू आधी डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर। ये हो गए दोनों के मास। ठीक है, अब देखो अब ये दो पार्टिकल का सिस्टम बन गया जिनके दोनों का ये अगर मास ऑलरेडी गिवन है तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तो हम तब करेंगे जब मास मेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिर अब देखो Yes, इन sir. दोनों का सेंटर मास मान लो यहाँ कहीं है, ये रहा मान लो सेंटर, यहाँ मान लो, यहाँ से m1 से x डिस्टेंस पे मान लिया मैंने, तो m2 से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा ये r प्लस 4r/3 माइनस एक्स। पूरा r प्लस 4r/3 है, इसमें से x माइनस कर दिया।
अब मैं इस x को ढूंढ लूं तो अपना आंसर आ जाएगा। m1 से x डिस्टेंस ऊपर इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास होगा। अब इस x को ढूंढने के लिए देखो मुझे कुछ याद आया है। याद है एक फॉर्मूला ये? Yes, sir. Yes. तो m1 तो ये रहा इनटू r1 होगा ये x, m2 वो है, r2 होगा r प्लस 4r/3 पाई माइनस एक्स। m1 m2 की वैल्यू रखेंगे। m1 है 4 सिग्मा r स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू m2 है सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई r प्लस 4r/3 पाई माइनस एक्स। देखो सिग्मा खत्म होगा, आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा, ये बच जाएगा 8x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा पाई, पाई को अंदर ले जा रहा हूँ, पाई आर प्लस 4r/3, तो पाई कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई एक्स। एक्स को एक साइड कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू आएगा, ऊपर आ जाएगा पाई आर प्लस 4r/3 होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस पाई, ऐसा कुछ। और सॉल्व कर सकते हैं इसे थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू 3, ऊपर r कॉमन आ रहा है, 3r, r कॉमन लेके ये बचेगा ऊपर 3 पाई प्लस 4 3 pi r डिवाइडेड plus बाई 4 r upon 24 plus 3. 3 नीचे चला गया 8 प्लस पाई, ऐसे लिख सकते हैं। ये सेंटर मास की डिस्टेंस आ गई, लेकिन कहाँ से आ रही है? ये जो स्क्वायर प्लेट है इसके सेंटर से ऊपर कितनी डिस्टेंस पे इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास, ऐसे आंसर दे देंगे। Yes, sir. ये वो सवाल हैं जिनमें अपने जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं वो काम आएंगे। ठीक है, जी sir. नोट कर लो इसे, और करते हैं। हो गया सर। हाँ, अगर इनके मास ऑलरेडी गिवन है तो फिर ये स्टेप बच जाएगा अपना, फिर डायरेक्ट ये लगाएंगे m1 m2 वैल्यू रख देंगे। ये स्टेप हमें तभी यूज करना है जब इनके मास मेंशन नहीं है, बस ये दिया होगा कि भाई इनकी डेंसिटी इतनी इतनी है। डेंसिटी अलग अलग भी हो सकती है, जैसे इसकी डेंसिटी सिग्मा दे दें, इसकी डबल कर दें 2 सिग्मा, अलग अलग मटेरियल से बने हैं तो। लेकिन अभी ऐसा कह दिया कि भाई सेम मटेरियल के बने तो फिर सिग्मा एक जैसा ले लेंगे। या फिर ऐसा कह दें कि भाई ये स्क्वायर प्लेट जिस मटेरियल से बनी हुई है उसकी डेंसिटी इसके मटेरियल से डबल है, तो फिर हम इसको सिग्मा लेंगे और इसको 2 सिग्मा, उसी के हिसाब से m1 m2 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है। ये है अपने पास एक सॉलिड कोन, सॉलिड है ये, सॉलिड कॉनिकल बॉडी, और एक लगा दिया इसके साथ सॉलिड
हेमिस्फीयर, ये स्ट्रक्चर बना दिया। सॉलिड कोन नजर आ गया होगा सबको, और जी सर। एक हेमिस्फीयर भी नजर आ गया होगा, दोनों सॉलिड है ना। ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है कोन की आइसक्रीम जैसा, इसका सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढ के लाना है। तो सबसे पहले तो वो लाइन बना सकते हो क्या, इसकी जो सिमेट्री वाली लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल sir. होगी या यस वर्टिकल? सर। हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी sir, vertical. वर्टिकल होगी सर। वर्टिकल होगी। वर्टिकल, Vertical. ये वाली लाइन, इसी लाइन पे पाया जाएगा इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसमें देखो कुछ जानकारी दे रखी होगी। ये जो कोन है, सॉलिड कोन, इसके बेस की रेडियस r है ना। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस भी r हो जाएगी, और ये जो सॉलिड कोन है इसकी हाइट भी दे रखी होगी हमें, ये वाली, ये मान लो 2r हाइट का है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 2r लिख दिया मैंने, ये गिवन है सवाल में, कितनी भी हो सकती है, इस सवाल में ही 2r लेनी है हमें। 2 और r ये भी 2r होगा यहाँ से यहाँ तक। और या तो देखो इन दोनों बॉडीज के मास इंडिविजुअली गिवन होंगे, अगर नहीं गिवन है तो वो एक स्टेप बच जाता है अपना। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि इनके मास दिए नहीं, हमें ये दिया है कि ये दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बनी हुई है, तो इनकी डेंसिटी गिवन होगी। अब यहाँ पे ये सॉलिड बॉडीज हैं, तो इसमें डेंसिटी कौन सी होगी, सरफेस वाली या वॉल्यूम वाली? वॉल्यूम वाली। वॉल्यूम वाली। वॉल्यूम, जिसको रो कहेंगे हम। तो ये सॉलिड कौन जिस मटेरियल से बना उसकी डेंसिटी रो है, और ये स्फीयर जो बना है उसकी भी डेंसिटी रो, वॉल्यूम वाली डेंसिटी होगी। ठीक है, तो क्या हम इस पूरे सवाल को भी दो पार्टिकल के सवाल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस sir. दो sir. पार्टिकल यस सर। कैसे कैसे? एक पार्टिकल तो होगा ये सॉलिड कोन का जहाँ मास रखा होगा। सॉलिड कोन का सेंटर मास कहाँ होता है, याद करो। सॉलिड कोन H/4 पे का सर, Hy4 Base. कहाँ से, R by H by वर्टेक्स बेस से सर, बेस से। बेस से। बेस, ये रहा बेस, बेस ये रहा। यहाँ से H/4 जाएंगे, तो H तो 2r है, तो 2r/4 करेंगे तो कितना आएगा, R/2। r/2। तो देखो ये बना दिया मैंने, r/2, यानी यहाँ से नीचे r/2 डिस्टेंस पे इसका कोन का पूरा मास रख दिया मैंने अंदर। तो एक पार्टिकल तो ये हो गया। दूसरा देखो ये है सॉलिड हेमिस्फीयर का, बताओ 8R by 8. 3r/8। 3R by 8। 3R/8। यहाँ कहीं होगा। ये रहा M2 जो इधर से 3r/8, ठीक है। यस सर। ये होगा r/2 थोड़ा सा, और इससे नीचे ये M1, ये आगे। तो दो पार्टिकल का सवाल बन गया, एक यहाँ रखा एक यहाँ, दोनों के बीच का सेपरेशन पता चली गया हमें, r/2 प्लस 3r/8। ठीक है, अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास M1 M2 के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, वो ढूंढना है। तो M1 M2 या तो सवाल में ऑलरेडी दिए ही होंगे, नहीं दिए तो फिर डेंसिटी से इनको ढूंढेंगे पहले हम। M1 इसका मास है, M1 इज इक्वल टू डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम जानते हो, 1/3 pi r square। r स्क्वायर इंटू h, h दिया इसका 2r। 2r। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो रो इंटू 2/3 पाई r क्यूब दिख रहा है मुझे। M2 होगा उसका मास, रो मल्टीप्लाइड बाई आधे स्फीयर का वॉल्यूम। आधे स्फीयर का वॉल्यूम बताइए। 2/3 pi r cube। 2/3 pi r। 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई r, ठीक है।
तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस पूरे सिस्टम का, वो देखो ढूंढते हैं। वैसे तो ध्यान से देखें तो इस गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से M1 M2 बराबर आ गए शायद, देखो है ना। Yes sir. Yes. Yes sir. M1 M2 अगर बराबर आ गए तो M1 M2 जो लाइन है उसके बिल्कुल बीचों बीच आएगा सेंटर ऑफ मास, है ना। लेकिन हमें नहीं पता ये बराबर आ भी सकते हैं नहीं भी, हम तो जनरल सा कंसेप्ट अपना लगाएंगे। मान लो M1 से x डिस्टेंस ऊपर यहाँ सेंटर ऑफ मास है x, तो क्या तरीका होगा अपना M1 R1, अच्छा इधर से x है तो इधर से कितना हो जाएगा ये पूरा कितना है, ये R/2 प्लस 7R by 8. Sir, 7R/6. 7R/8. 7R/8 माइनस x, ये बचेगा। तो वही M1 R1 हो जाएगा x इक्वल टू M2 और R2 हो जाएगा ये डिस्टेंस 7R/8 माइनस x। तो रख दो M1 की वैल्यू वो इंटू 2/3 पाई r³ इंटू x, रो इंटू 2/3 पाई r³ और ये 7R/8 माइनस x, ये पूरा और 7R/6. ये पूरा, तो x आ जाएगा 7R/16। ठीक है, तो आंसर Yes, ऐसे दिया जाएगा कि जो कोन का सेंटर ऑफ मास है, जो अकेले कोन का जो M1 रखा है इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा 7R/16 डिस्टेंस पे इस पूरे सिस्टम का। अच्छा M2 से देखेंगे तो उससे भी इतनी ही डिस्टेंस आएगी, देख लेना ये इधर से 7R/16 आ रहा है तो उधर से भी 7R/16 ही आ रहा होगा, बीचों बीच आएगा ये भी। तो इस तरह के सवालों में हमें जरूरत पड़ती है ये सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, और जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो अपने आप में भी सब सवाल हैं, फॉर्मूला ही पूछ के जाता है कई बार डायरेक्ट, या फिर इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं जिनमें जरूरत पड़ती है। अब लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये हेडिंग लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, फॉर्मूले तो अपने जो बन चुके हैं वही सारे काम आएंगे, फॉर्मूला कोई अलग नहीं होगा, लेकिन देखो इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग रहेगी। हेडिंग से पता चल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट का मतलब हमारे पास कोई अगर बॉडी है उसमें से कुछ पोर्शन कट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो पार्ट बच गया है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो है इस हेडिंग का मतलब। जैसे हमारे पास एक डिस्क है ना, कंप्लीट कंप्लीट डिस्क का तो हमें पता है उसके सेंटर पे ही होता है, लेकिन उसमें एक होल बना दिया जाए यानी उसमें से एक छोटी सी डिस्क कट करके अलग कर दें, तो जो बच जाएगा पार्ट उसका सेंटर ऑफ मास वो कंप्लीट डिस्क के सेंटर पे तो नहीं होगा। अब वो कहाँ होगा वो हमें ढूंढना है। हेडिंग का मतलब समझ में आ गया सबके? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसमें फॉर्मूला कोई नया नहीं सीखना हमें, फॉर्मूले अपने वही सब काम आ जाएंगे, और लेकिन इसकी अप्रोच देखो क्या होगी वो सीखनी है, और वो
क्योंकि फॉर्मूला कोई नया नहीं है, फॉर्मूले सब वही है। तो इसे देखो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्लियर होगा ये। जैसे हमारे पास एक डिस्क है कंप्लीट, ठीक है, और ये जो कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो हमें पता ही। अगर ये डिस्क कंप्लीट है, अभी इसमें से कुछ रिमूव नहीं किया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें से कुछ पोर्शन कट कर दिया, अब ये पार्ट बच गया है, इसमें एक होल बना दिया, सर्कुलर होल। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये बच गया। अब अपनी हेडिंग ये कह रही है कि अब ये जो बच गया है पोर्शन, इसे हटाने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो देखो सिमेट्री का फायदा उठाओ। ये जो बचा कुचा पोर्शन है, बचा कुचा पोर्शन, इस बचे कुचे पोर्शन की लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो क्या? ये सर हॉरिजॉन्टल टाइप की होगी। हाँ, Yes, sir. ये लाइन होगी, ये वाली Yes, लाइन, sir. ये लाइन होगी, यही है सिमेट्री वाली लाइन। तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा कहीं। अब देखो और सिमेट्री का फायदा क्या मिलेगा, देखो अगर ये जो होल है यहाँ नहीं बनाते, अगर ये कंप्लीट डिस्क होती तो सेंटर मास यहाँ होता। लेकिन यहाँ देखो ये होल बना दिया, यहाँ से कुछ पार्ट हटा दिया, तो सेंटर मास इसी लाइन पे होगा, लेकिन इस सेंटर के लेफ्ट में होगा या राइट में? लेफ्ट में। Left में. लेफ्ट लेफ्ट में। में। हाँ, क्योंकि हमने सीखा है सेंटर मास हैवी पार्ट की तरफ जाता है। देखो यहाँ से हटा के ये पार्ट हल्का कर दिया हमने इधर से। अच्छा, यस सर। अगर जैसा जैसा होल यहाँ बनाया है, बिल्कुल वैसा ही होल में एक इधर बना दूं यहाँ, फिर बता सकते हो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर यस सर, Center सेंटर पे पे। रहेगा. पहली की जगह पे। फिर तो यही होगा, फिर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, फिर यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन Yes, अभी sir. सेंटर ऑफ मास, एक तो बिना कैलकुलेशन का सवाल अगर आपसे पूछेंगे तो दो लाइन बना देंगे, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। ये लाइन सिमेट्री वाली लाइन होगी, तो आपसे पूछेंगे इस हॉरिजेंटल लाइन पे होगा सेंटर ऑफ मास या वर्टिकल, आप जवाब देंगे हॉरिजेंटल। दूसरा बिना कैलकुलेशन का सवाल कि इस लाइन पे ये जो कंप्लीट डिस्क है उसके सेंटर के लेफ्ट में होगा या राइट में, आप जवाब देंगे लेफ्ट, यहाँ कहीं, ठीक है। इतना तो Yes, हम sir. बिना कैलकुलेशन के ही सिमेट्री से बता सकते हैं। लेकिन अब हमें उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस बतानी है, यहाँ से एग्जैक्टली कितनी डिस्टेंस पे, यानी कितना शिफ्ट हुआ होगा यहाँ ये होल बनाने के बाद, ये काम हमें करना है। तो इसकी अप्रोच देखो क्या रहेगी, अप्रोच बड़ी सिंपल। ये जो होल हमने बनाया है, इसको देखो ऐसे सोचो, अभी मैं एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूँ, बाकी फिर एक कंसेप्ट जैसा बन जाएगा, उसे रट लेंगे। इसको ऐसे सोचना है हमें, हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट डिस्क जिसका सेंटर है C1, ये रे कंप्लीट है ये। अभी इसमें होल नहीं बनाया, ये रे कंप्लीट इसका सेंटर, ये रहा C1। अच्छा, ये जो होल बनाया है यहाँ, इसका सेंटर यहाँ पे मान लो C2। तो अगर ये डिस्क कंप्लीट होती, कंप्लीट डिस्क होती, तो उसका डायग्राम ऐसा बनता है ना। और इस कंप्लीट Yes, डिस्क sir. का मास, होल बनाने से पहले इसका कुछ मास रहा होगा, वो मान लो m1 है, तो m1 हम यहाँ रख देते हैं कि नहीं, C1 पे, इसके सेंटर मास। अब देखो मुझे यहाँ पे एक होल बनाना है, इस जगह पे यहाँ से एक सर्कुलर प्लेट कट करनी है, तो यहाँ पहले मैं निशान बनाऊंगा ऐसा, जितनी रेडियस की हमें यहाँ कट करनी है उतनी रेडियस का यहाँ निशान बनाएंगे हम, फिर कट करेंगे इसे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो छोटी सी डिस्क लेता हूँ, इतनी रेडियस की, जो होल बनाना है, ये रही, ये इस जगह पे मान लो ये सेंटर है C2,
और इसका सेंटर ये C2 मानते हुए ये बना ली। देखो इतने से हिस्से का जो मैंने निशान लगाया है यहाँ, इतने हिस्से का मास, यानी ये जो निशान लगाया है इसके अंदर अंदर जो प्लेट है छोटी सी, इसका मास मान लो M2 है, इतने हिस्से का M2। तो इसके जैसी ही प्लेट मैंने यहाँ बनाई है ये, और इसका मास मैं मान लो -M2 ले रहा हूँ, सपोज नेगेटिव मास, होता नहीं लेकिन अपना सोचने का तरीका है, -M2। तो मैं ये -M2 वाली इस प्लेट को उठा के यहाँ रख दूं इसके साथ, ये -M2 मास इसका और इतने हिस्से का +M2 मास। तो इस ये -M2 इस +M2 में जाके मिलेगा, तो इतने हिस्से का मास कितना हो जाएगा? 0। जीरो। 0। तो ये तैयार हो जाएगा कि नहीं? यस यस सर। यस सर। सर। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने कैसे बनाया होगा? एक तो बड़ी प्लेट ली होगी कंप्लीट, कितने मास की? M1 मास की। एक छोटी प्लेट ली होगी हमने, कितने मास की? -M2 की, और उन दोनों को मिला दिया गया होगा। तो क्या यही तैयार हो जाएगा कि नहीं? देखो जरा, यस सर। सही कह रहा हूँ कि हम? यस सर। यस सर। ये समझने का एक तरीका है, अप्रोच है ये। नेगेटिव मास होता तो नहीं कभी, लेकिन नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज करके हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। तो अब देखो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं अपन। कंक्लूजन क्या है? ये सिस्टम कैसे तैयार किया गया है वो मैंने यहाँ से समझा दिया, इन दोनों को ऐड करके, ये और प्लस ये। तो बताइए इस सिस्टम में कितने लोग सहमत हैं? दो मास हैं, एक है कंप्लीट डिस्क का M1 जो इसके सेंटर मास पे रखा होगा, और एक छोटी वाली डिस्क जिसका मास है -M2, वो कहाँ रखा होगा? इसके सेंटर मास पे। तो इस +M1 पार्टिकल और एक -M2 पार्टिकल, दोनों को मिला के ये बन गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मैं इसको मान सकता हूँ कि अगर मेरे पास दो पार्टिकल हैं, एक का मास M1 है जो यहाँ रखा हुआ है +M1, और दूसरा पार्टिकल है उसका -M2 मास है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं -M2 मास को, और इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर मास ढूंढ लें, तो इसका सेंटर मास आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। दो पार्टिकल का सिस्टम तैयार हो गया ये। तो जब भी रिमेनिंग पार्ट का सेंटर मास ढूंढा करेंगे, अब देखो मैंने ऐसे समझा के एक बार बता दिया, लेकिन अब किस कंक्लूजन पे पहुंचे हम? देखो कंक्लूजन ये है, इस कंप्लीट डिस्क का जो मास है M1, उसे रखूंगा मैं C1 पे, और जहां होल बनाया गया है उसका जहां सेंटर है वहां रखूंगा मैं कौन सा मास? -M2। अब ये दो पार्टिकल बन गए हमारे पास, दो पार्टिकल का सवाल बन गया, एक M1 मास और एक M2। तो M1 क्या है ये समझो, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट बॉडी। सवाल में डिस्क है, किसी और में कुछ और बॉडी हो सकती है कट करने से पहले। और M2 क्या चीज है जिसे नेगेटिव कह रहे हैं -M2? मास ऑफ कौन से पार्ट का? रिमूविंग पार्ट। रिमूविंग समझना, रिमेनिंग अलग है और रिमूविंग अलग लिख रहा हूँ। सही बात पकड़ में? हाँ सर। तो अभी तक तो मैंने अप्रोच बताई है, आंसर कैसे ढूंढेंगे वो भी आ जाएगा। अप्रोच ये है कि हमें कोई भी ऐसा M1 सिस्टम R1 बना के दिया हो, हाँ उससे ढूंढ लेंगे, या कोऑर्डिनेट्स वाले से भी ढूंढ लेंगे। कोऑर्डिनेट वाले से आसान पड़ता है। तो देखो हमें कोई भी ऐसा सिस्टम बना के दिया है जिसमें से कुछ पार्ट हटा दिया गया है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, हम एक कंप्लीट मास मानेंगे M1। कंप्लीट का मतलब यहाँ जो ये होल बना है इससे पहले जो बॉडी रही होगी उसका मास M1, जो उसके सेंटर मास पर रख देंगे, यानी इसको हटाने से पहले सेंटर मास यही तो होता। और दूसरा, जिस पोर्शन को हटाया यहाँ से उसका कुछ मास रहा होगा M2, उसका नेगेटिव करके यहाँ रख देंगे। तो अब ये दो पार्टिकल का सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है?
Yes, sir. ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। नोट कर लो पहले ना। लिख लिया? Yes, sir. अब जी सर। अब अपना सवाल लिख लो। देखो सवाल अपना क्या है, लिखो। ए सर्कुलर प्लेट, ए सर्कुलर प्लेट of radius, a circular plate of radius r by 4, a circular plate of radius r by 4 is removed from a large circular plate of radius r. A circular plate of radius r by 4, ये जो होल बना है इसकी रेडियस r by 4 बन जाएगी, of radius r by 4 is removed from a large circular plate of radius r as shown in figure. as shown in figure का मतलब ये जो होल बनाया गया है, इस होल का जो सेंटर है वो और कंप्लीट डिस्क का जो सेंटर है, इनके बीच का सेपरेशन दिया होगा, ये मान लो r by 2। ये कंप्लीट प्लेट की रेडियस r है और ये जो रेडियस है, ये होल की रेडियस वो r by 4 है, और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r by 2। ये ऐसे दे दिया। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ remaining part, find center of mass of remaining part। तो बहुत ही आसान है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक पॉजिटिव पार्टिकल m1 का यहाँ रख देंगे इसके सेंटर पे। तो ये m1 है कंप्लीट प्लेट का मास, वो या तो दिया होगा सवाल में कंप्लीट का, नहीं दिया तो फिर हम डेंसिटी सिग्मा से ढूंढेंगे। और m2 माइनस m2 रख देंगे, ये जो होल बनाया या जो पार्ट हटाया उसके सेंटर। तो पहले मैं m1 m2 ढूंढ के लाता हूँ। देखो m1 होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर पूरी प्लेट का, और m2 बताओ जरा मुझे, m2 कितना होगा जो नेगेटिव मास लेना है। सिग्मा इंटू पाई r/4 का होल r बाई 4 का होल स्क्वायर, यह जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 16। ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर है, ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 16 है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ एक और चालाकी कर सकते हैं, इसको मैं अगर m बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा, m/16 है ना? तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाएंगी। अब देखो दो पार्टिकल का सिस्टम बन गया, एक ये एक ये। तो मैं क्या करूंगा, जहां पॉजिटिव मास रखा हुआ है m1, उसको मैंने कह दिया ओरिजिन, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो इसके C2 के जहाँ माइनस m2 रखा है, इसके कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई मुझे? r/2, 0। r बाई 2 0। अब देखो दोनों पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव, इनके मास पता चल गए हमें, इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब बताइए मुझे एक्सियम ढूंढना है या वाईसीएम? xm HCM. तो एक्सियम देखो कैसे ढूंढ रहा हूं मैं, ध्यान दें। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 इंटू x1 कितना है 0, प्लस m2 कितना है माइनस m2 इंटू r बाई 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस माइनस। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो फॉर्मूला अपना पुराना ही है, बस नई चीज ये है कि एक नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव मास। ठीक है, Yes, yes sir. sir। बस अब m1 m2 की वैल्यू रखो और सॉल्व करो इसे। एक्सियम कितना आ रहा है?
बताओ मुझे। m1 की वैल्यू m रख दो और m2 की m/16। माइनस में कितना आ रहा है? -8r/15 -8r/15 नहीं, -r/30 जैसा लग रहा है मुझे। यस सर। ये लग रहा है मुझे। -r/30। यस सर। मतलब नेगेटिव क्यों आ रहा है? देखो ये हमें पहले से ही पता था। इस सिस्टम का सेंटर मास, ये जहां हमने ओरिजिन माना है, उसके लेफ्ट में आना है या राइट में? लेफ्ट लेफ्ट में। में। लेफ्ट में। तो इधर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आने का मतलब समझिए, इधर आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये आ रहा है अपना आंसर r/30। नेगेटिव तो इसलिए आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से बड़ी वाली जो प्लेट है उसके सेंटर से लेफ्ट साइड में r/30 डिस्टेंस पे सिस्टम का सेंटर मास हो। ये अप्रोच रहा करेंगे रिमेनिंग पार्ट के सेंटर मास के लिए। सर m1 ठीक है, r1 इक्वल टू m2 r2 करके भी कर सकते हैं ना ऐसे? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, ओके सर, ठीक है। जी सर। अब जैसे मान लो मैंने एक एक पार्ट यानी एक होल बनाया है यहाँ। अगर जैसे अभी सवाल करेंगे भी हम, जैसा होल यहाँ बनाया है वैसे ही एक होल यहाँ भी बना दूं, तो बताइए कितने पार्टिकल का सिस्टम हो जाएगा फिर वो? 3। 3। 3 पार्टिकल। 3। एक तो पॉजिटिव होगा m1 कंप्लीट वाले का, एक नेगेटिव यहाँ रखेंगे इस होल के सेंटर पे, एक नेगेटिव यहाँ रखेंगे इस होल के सेंटर। तो 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर 3 जगह से हटा दिया जाए, 3 होल बना दें, तो 4 4 पार्टिकल। पार्टिकल का 4 पार्टिकल। 4 टर्म्स आएंगे फिर उसमें, एक पॉजिटिव वाला और 3 नेगेटिव वाले। नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे अगला सवाल अगर हम करें, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं इसको। जैसे ये अपने पास एक कंप्लीट डिस्क है, और इसमें से 2 पार्ट हटा दिए गए, एक ये एक ये, और ये पोर्शन बचा कुचा रह गया। तो ये जो कंप्लीट जो डिस्क है इसकी रेडियस मान लो r है, और ये जो होल बना है ये तो C1 सेंटर है, ये C2, ये C3। ये जो होल बनाए हैं इनकी रेडियस r/4, इसकी भी r/4 आइडेंटिकल है। इसका सेंटर यहाँ से ये r/2 पे है, और इसका भी यहाँ से r/2। ये कहानी है। तो सवाल तो अपना वही है, सिंपल, फाइंड COM ऑफ रिमेनिंग पार्ट। पहले तो बिना कैलकुलेशन वाला सवाल बता सकते हो? इस बचे कुचे पार्ट की लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो? एक्स एक्सिस Yes, होगी sir. या वाई एक्सिस? सर y is equals to x X और axis। y is equal to x. हाँ, ये वाली लाइन होगी। शाबाश। इस लाइन पर आएगा कहीं ना कहीं सेंटर। यस सर। अब इस लाइन पे भी देखो, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड में?
थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड Third क्वाड्रेंट quadrant में में। देखो, इधर अल्फा यहाँ कहीं आएगा। ये तो हम बिना कैलकुलेशन के ही बता सकते हैं तुम्हें, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, देखो यहाँ C1 है, यहाँ रखेंगे M1 पॉजिटिव पार्टिकल, C2 पे -M2, C3 पे -M2, आइडेंटिकल है ये। इसे मानेंगे ओरिजिन 0,0। तो जहाँ -M2 रखा है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r/2, 0, और जहाँ ये -M2 रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स 0, r/2, ये y एक्सिस पे है। तो M1 और M2 ढूंढ लेते हैं, 3 पार्टिकल का सिस्टम है ये। M1 ढूंढते हैं। M1 है कंप्लीट प्लेट का मास, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। M2 है सिग्मा इंटू पाई r/4 का होल स्क्वायर, इसकी रेडियस r/4 है। तो यह जगह सिग्मा पाई r²/16 वही स्थिति है। इसको m मान लूंगा तो मैं ये m/16 हो जाएगा। तो अब देखो हमें XCM भी ढूंढना है, YCM भी ढूंढना है, दोनों आएंगे अब तो। XCM देखो लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, m इंटू 0 प्लस m1 इंटू 0 प्लस -m2 इंटू ये r/2 प्लस -m2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0। 3 पार्टिकल का सिस्टम डिवाइडेड बाई M1 प्लस -M2 प्लस -M। तो रखें जरा M1 M2 की वैल्यू, M1 को m रख दो और M2 को m/16, और मुझे बताओ, ये तो 0 ही हो गए। नेगेटिव में आ रहा होगा कुछ, क्या आ रहा है आंसर? ऐसे ही YCM ढूंढ लेंगे। YCM आएगा M1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, प्लस -M2 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस -M2 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट r/2 ये भी सेम आएगा। डिवाइडेड बाई M1 प्लस सर -M2 r प्लस, तो कितना आ रहा है YCM और XCM कितना आ रहा था, दोनों बताओ। आएंगे दोनों बराबर ही। XCM minus RY28. r/28 आ रहा है सर, -r/28। -r/28, और ये भी -r/28 ही आएगा। वो तो पता ही है हमें y इक्वल टू x लाइन पे आने, तो ये नेगेटिव x कोऑर्डिनेट, y भी नेगेटिव, ये है, ये r/28 होगा और ये भी r/28 यहाँ होगा सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो करेंगे कंटिन्यू। सीट कर लेना सर्कुलर मोशन वाली, यस सर। ठीक है। हाँ, चलो मिलते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।